इतिहास को तथ्यों से दूर करके, व्हाट्सएप के ज्ञान को विजडम की तरह परोस करके अगर देश के प्रधानमंत्री आप ऐसा करते हैं, जिन अजीत पवार के बारे में न जाने आपने क्या क्या कहा, न जाने क्या क्या, और उसके 96 घंटे के अंदर आपकी गुलदस्ता आदान प्रदान की तस्वीर आती। मैं फिर से दोहराता हूं कि जितने भी राज्यों के महत्वपूर्ण दल हैं जो इंडिया गठबंधन के हिस्सा हैं, उनकी लीडरशिप में कैपेबिलिटी है। जैसे भाजपा में होता है कि राजा तेरे सुबह की जय, राजा तेरे शाम की जय, थोड़े वोट से हम चुप गए, थैंक यू इलेक्शन कमीशन, थोड़े सीट से चुप गए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में। दोस्तों, आज जो हमारे मेहमान हैं वो भारतीय समकालीन राजनीति में एक ऐसे नेता हैं जिनकी पहचान इस रूप में भी आप कह सकते हैं कि सत्ता पक्ष के कई सांसदों को जब अपनी बात कहनी होती है, देश से या संसद से अपनी बात रखनी होती है, और वो किसी प्रोटोकॉल या किसी मजबूरियों की वजह से अपनी बात नहीं रख पाते, तो वो इनका सहारा लेते हैं, पढ़ते हैं, पढ़ाते भी हैं। आप की राजनीति में बहुत कम ऐसे सांसद नेता बचे हैं जिनको सत्ता पक्ष आराम से सुनती है, समझती है। एक अनुभव व्यक्तिगत ये भी रहा कि जब साहब बोलते हैं तो या सत्ता पक्ष के भी नेता इंतजार करते हैं कि इन्होंने अपनी बात कही तो क्या बात कही, इस मुद्दे पर उनका रेफरेंस ले लिया जाए। हमारे साथ राजद के नेता, 2018 से राज्यसभा के सदस्य मनोज झा सर हैं। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। परिचय ठीक रहा सर? कुछ ज्यादा तकलीफ है सर। देश के संसद के निचले सदन में प्रधानमंत्री जी ने 106 मिनट का लगभग लंबा भाषण दिया। उन्होंने अपने भाषण में एक बात कही और एक वाक्य का प्रयोग किया कि पूर्व के जो प्रधानमंत्री थे और उनका जो संदर्भ था देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को लेकर, और उन्होंने कहा कि उनके मुंह पर खून लग गया है, संविधान को लहूलुहान कर दिया है। उसके बाद उन्होंने एक बात और कही कि इंदिरा जी ने भी वही परिपाटी को आगे जारी रखा, संविधान को खत्म करने का या उसको अपनी तरह से प्रयोग करने का, कि नेहरू जी का एक अपना संविधान चलता है। जो प्रधानमंत्री अब नहीं है, क्या नेहरू जी के दौर में, बड़ी कंफ्यूज है सर, कि नेहरू जी के दौर में सिर्फ सारे काम देश को खंडित करने के हुए या जोड़ने के भी हुए या विकास के भी हुए? मैं अक्सर एक बात कहता हूं, उसे दोहराता हूं। चुनाव तक हम चुनाव लड़ते हैं, जब चुनाव के नतीजे आ जाते हैं, एक बहुमत की सरकार बनती है, एक प्रधानमंत्री चुने जाते हैं, तो वो हमारे भी प्रधानमंत्री होते हैं। ऐसा नहीं होता है कि जो 38% लोगों ने उनको वोट दिया उनके वो प्रधानमंत्री हैं, 62% के नहीं है जो अलग अलग खंडों में है, सबके प्रधानमंत्री हैं। तो उनसे अपेक्षा हमेशा रहती है कि वो विशाल हृदय के साथ एक विशाल फलक में एक समग्र सोच के साथ अपनी बात को रखेंगे। मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि निराशा होती है। खून मुंह में लग गया, ये बात आप जिनके बारे में टिप्पणियां कर रहे हैं, आप समझ भी पा रहे हैं कि 47 में इस देश की क्या हालत थी। 2 खंडों में विभाजित हुए थे, खून की नदियां दोनों तरफ बह रही थी। गांधी कहां थे जब ये देश में आजादी का जश्न मन रहा था? नवा खुली में खुद जवाहरलाल जी लगातार पंजाब में रहे, अमर अनशन की बात कही, गांधी जी ने कहा नहीं, तुम्हारी अलग जरूरत है, और वो चिट्ठी एड्रेस की, हिंद के जवाहर बने रहो। कल प्रधानमंत्री जी ने तथ्यों के साथ इतनी हिंसक छेड़छाड़ की। एक उदाहरण देता हूं। कल उन्होंने कहा कि राज्यसभा लोकसभा के पूर्ण रूप से गठन के पूर्व एक अमेंडमेंट हो गया। प्रधानमंत्री जी उसमें एक चीज को पकड़े, 2 को छोड़ दिया। मैं तीनों सुनाता हूं वो अमेंडमेंट क्या था। फर्स्ट अमेंडमेंट, पहली बात तो मैं ये कहूं, आपके समक्ष ये किताब है, संयोगवश मैं अभी इसको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट की पहली बुक है,
आपके समक्ष अभी मैं पढ़ रहा था, क्योंकि कल मुझे संसद में अपनी बात रखनी है। फर्स्ट अमेंडमेंट में मैंने आपको कहा कि देश में बहुत बुरे हालात थे, अफवाहें थी, अफवाहों की वजह से लोगों की जानें जा रही थी। तो ये तय किया गया कि फ्रीडम ऑफ स्पीच को थोड़ा रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाया जाए, अन्यथा मस्जिदों में सूअर फेंके जा रहे थे, मंदिरों में गाय काट के फेंकी जा रही थी। तमस एक बहुत बड़ा उदाहरण है। तमस को अगर आप देखिए, उसमें पूरी चीजें एक उपन्यास की शक्ल में डॉक्यूमेंटेड है। कई लोगों ने लिखा है, कृष्णा सोबती ने लिखा है, महीप सिंह ने लिखा है, मतलब मैं उस विषय से ये नहीं होना चाहता, बल्कि मंटो ने लिखा है, सादत हसन मंटो ने। तो वो एक अमेंडमेंट का एक हिस्सा था। दूसरा था जमींदारी उन्मूलन। प्रधानमंत्री जी को उससे गुरेज है, मैं समझ सकता हूं, क्योंकि आज की जो मैं राजनीति देख रहा हूं, एक उद्योगपति, विशेष उद्योगपति को ढकने के लिए अब पूरे देश की चादर हटा दे रहे हैं। हम मतलब पूरे देश को एक्सपोज कर रहे हैं। और तीसरा अमेंडमेंट क्या था? अगर आप देखें, हमारा जो है राइट टू इक्वालिटी, उसके अंदर इंटरप्रिटेशन किया गया कि इक्वालिटी का मतलब ये नहीं है कि वंचित समूह जो हैं उनके लिए राज्य विशेष प्रावधान नहीं कर पाएगा, उसी के तहत आरक्षण आदि की व्यवस्था होती है। अब प्रधानमंत्री जी इज वेरी इकोनॉमिकल विथ ट्रुथ और फैक्ट्स, इसलिए कल मैंने एक हल्के में ट्विटर पे लिखा भी कि उनको एक फैक्ट चेकर चाहिए। देश के प्रधानमंत्री हैं आप, मतलब जवाहरलाल नेहरू जी से जो सीरीज शुरू होती है, शास्त्री जी, इंदिरा जी, मोरारजी भाई, वीपी सिंह जी, चंद्रशेखर जी, मनमोहन सिंह जी, अटल जी, चरण सिंह जी, सारे लोग आखिरी तक, मैं कुछ नाम छूट गए, मैं क्या कहना चाहता हूं, सब में थोड़ी कमियां थी। व्यक्ति है, मानव स्वभाव है, गलतियां होंगी, लेकिन संदर्भ से काट करके, इतिहास को तथ्यों से दूर करके, व्हाट्सएप के ज्ञान को विजडम की तरह परोस करके अगर देश के प्रधानमंत्री आप ऐसा करते हैं, तो आप सिर्फ समकालीन राजनीति का नुकसान नहीं कर रहे हैं, इतिहास की उन स्मृतियों का भी नुकसान कर रहे हैं जिसमें बड़ी मुश्किल से ये देश खड़ा हुआ और यहां तक पहुंचा है। लेकिन सर, प्रधानमंत्री जी ने कल के अपने भाषण में 11 संकल्प बताए, देश के सामने रखे। उनमें से जो 2-3 संकल्प मोटा मोटी जो रहा कि हर क्षेत्र और समाज को विकास का समान लाभ मिले, सबका साथ सबका विकास की भावना बनी रहे, भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस नीति अपनाई जाए, भ्रष्टाचारी और सामाजिक स्वीकार्यता समाप्त हो, राजनीति को परिवारवाद से मुक्त कर लोकतंत्र को सशक्त बनाया जाए, एक भारत श्रेष्ठ भारत के लक्ष्य को सर्वोपरि रखा जाए। लेकिन सर नहीं, हाँ बताइए, जब हम संविधान की प्रस्तावना देखते हैं, हम भारत के लोग, सामाजिक न्याय की बात होती है, समता की बात होती है। आपने बात कही कि एक बिजनेसमैन को ढकने के लिए पूरे देश की चादर को खींच लिया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं ये बात कॉन्ट्राडिक्ट नहीं है प्रधानमंत्री जी के संकल्पों में? इसलिए ने कहा कि प्रधानमंत्री जी की जो संकल्प आदि होते हैं, पता नहीं कौन लिखता है, बहुत मीडियोकर काम करते हैं ये लोग, मीडियोक्रिटी की भी हाइट। मैं इसलिए कह रहा हूँ, शुरुआती जो कर्तव्य की बात करते हो तो फंडामेंटल ड्यूटीज में उस पर तो बहुत काम होता है। नंबर 1, आप भ्रष्टाचार के लिए जीरो टॉलरेंस की बात कर रहे हैं, कमाल करते हैं प्रधानमंत्री जी। जिन अजीत पवार के बारे में न जाने आपने क्या क्या कहा था, न जाने क्या क्या, और उसके 96 घंटे के अंदर आपकी गुलदस्ता आदान प्रदान की तस्वीर आती है। नारायण राणे भी नहीं, कई नाम है, कितने गिनाऊं। एक असम में चीफ मिनिस्टर है, उनके बारे में डॉसियर निकाला गया था। तो प्रधानमंत्री जी की जुबान से अब ये ठीक नहीं लगता। और खास करके ये जो ताजा प्रकरण हुआ है अमेरिकी न्यायालय में, उस प्रकरण के बाद तो प्रधानमंत्री जी को भ्रष्टाचार पे और कम से कम बोलने से पूर्व ये होल्ड करना चाहिए मिरर अपने हाथ में कि हमारे लोग कितने हैं। क्यों ऐसा होता है कि ईडी का केस दबिश बनाई जाती है और वो आदमी अगर बीजेपी में शामिल होता है तो क्लीन चिट। खैर, परिवारवाद बड़ी अच्छी बात की, लगातार कह रहे हैं।
मैं आपसे सिर्फ इतना आग्रह करता हूं, अपने दर्शकों को कहिए कि साल में 12 महीने होते हैं और अमूमन हर महीने में 30 या 31 दिन होते हैं, फरवरी को छोड़ करके। प्रतिदिन डेट के हिसाब से आप हर राज्य लीजिए, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, और बीजेपी के नेताओं को एक एक डेट में बिठाइए। हर डेट पे परिवार का एक व्यक्ति मिलेगा। तो ये है परिवारवाद पर प्रधानमंत्री जी की घोषणा की हकीकत। 12 महीने के प्रतिदिन के कैलेंडर पर एक तस्वीर ऐसी होगी जो बीजेपी के परिवारवाद की संपुष्टि की वकालत करती हो। लेकिन सर प्रश्न ये भी उठता है कई बार, जो लोग मानने वाले हैं बीजेपी के लोगों का भी, कई लोगों का कहना है कि जो बिहार के मुख्य विपक्षी दल है या यूपी का मुख्य विपक्षी दल है समाजवादी पार्टी, ये लोग समाजवाद की उपज हैं। समाजवाद कभी भी व्यक्ति केंद्रित राजनीति को परिभाषित नहीं करता, लेकिन ये सभी दल व्यक्ति केंद्रित होते जा रहे हैं। आप बहुत सुलझे व्यक्ति हैं। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, क्या ऐसा हुआ था कि एक प्राइवेट फंक्शन में लालू जी ने तय किया कि तेजस्वी तू मेरा उत्तराधिकारी होगा, ये ताजमहल ले सर पे? ऐसा हुआ था क्या? नहीं ना। तेजस्वी जी की शुरुआत कैसे हुई? 15 का विधानसभा चुनाव आया, राघोपुर से लड़ने के लिए गया, जनता के हाथ में था ना। जनता तय करेगी ना कि किसको चुना जाए, किसको ना चुना जाए जी। मैं इसलिए कह रहा हूं कि जनता की एजेंसी को उसके अधिकार, सारे परिवार के वंशज सफल हुए नहीं ना। असफलता की भी एक लंबी फेहरिस्त है। क्यों कुछ लोग सफल हुए खुद का चुनाव जीतने में और अपने लोगों को चुनाव जितवाने में? तो ये लोकतंत्र का मिजाज है ना। इसको आप और कैसे समझा सकते हैं? क्या ये कहते तेजस्वी जी के हैं कि नहीं, चूंकि मेरे पिता राजनीति में थे तो मैं राजनीति में ना आऊंगा? ये हास्यास्पद है। हाँ, अब मैंने कहा ना कि दोनों पक्ष, एक तरफ कोई सफल होता है, दूसरा असफल होता है। इसी देश में आपको सैकड़ों उदाहरण मिल जाएंगे। और इसलिए मैंने कहा कि भ्रष्टाचार की तरफ प्रधानमंत्री जी और उनकी पार्टी को परिवारवाद पर, अभी महाराष्ट्र की कैबिनेट बनी, खुद गणना कर लीजिए। राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, बिहार, मेरा ही राज्य लीजिए और गणना कीजिए किनके पिता क्या थे और वो कहां है बीजेपी में। मतलब ये मेरा मानना है कि आदमी का के अपने वक्तव्य में दोहरा चरित्र, दोहरा मानदंड नहीं होना चाहिए। लेकिन सर जब हम समाजवाद की बात करते हैं, कर्पूरी ठाकुर बिहार राज्य से आते हैं, समाजवाद के एक बड़े चेहरा, बड़े नेता, और मेरे को याद आता है, मैंने पढ़ा एक जगह कि कर्पूरी जी के घर पर जब जेपी जी ईंट बालू रेती लेके गए कि कर्पूरी जी आप अपना घर बना लीजिए, तो उन्होंने एक शर्त रखी कि जब बिहार के सभी लोगों का घर पक्का हो जाएगा तो मैं अपना घर भी पक्का बना लूंगा। वैसे जो अभी जो समाजवाद के ध्वजावाहक है जो नेता, वो इस चिंतन को कितना लेकर चल पा रहे हैं? एक तो दो अलग दौर के कभी भी कंपैरिजन में ये बात नहीं रखनी चाहिए। दो दौर की मान्यताएं भी अलग है। लेकिन मैं एक बात कहता हूं कि आप किस घर में रहते हैं, परिस्थिति बस उससे महत्वपूर्ण है कि लोगों के घरों के बारे में आपकी क्या योजना है, लोगों को के रोजगार को लेकर के क्या आपकी क्या योजना है। और मैं मानता हूं कर्पूरी जी से बेहतर बिहार ही नहीं कहूंगा मैं, पूरे हिंदुस्तान में उस मिजाज का, उस सोच के बहुत विरले ही नेता मिले। लेकिन आज कर्पूरी जी के भी परिवार के लोग राजनीति में, रामनाथ ठाकुर जी मंत्री हैं अभी केंद्र में। मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये सारी चीजें आप इंटेंट देखिए। इंटेंट क्या? इंटेंट बेहतर नहीं होता तो लोग खारिज कर दिए जाते हैं, इंटेंट बेहतर होता है तो लोग चुन लिए जाते हैं। यही लोकतंत्र का मर्म है, इसके इधर कुछ भी नहीं। सर खारिज करने की बात आपने की, विपक्ष ने राज्यसभा के सभापति, देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को क्यों खारिज कर दिया? क्यों उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव? मैटर, चूंकि आपने ये सवाल किया, ये मैटर
अभी अंडर कंसिडरेशन है। और मैंने बार बार कहा, प्रेस कॉन्फ्रेंस की जो हमारी इंडिया ब्लॉक की हुई, तो मैंने कहा कि ये व्यक्ति का प्रश्न नहीं है। जगदीप धनखड़ जी हमारे माननीय उपराष्ट्रपति, प्रश्न व्यवस्थाओं के पुनर्स्थापन का है, प्रश्न अपोजिशन के स्पेस का है, प्रश्न सत्ता पक्ष द्वारा विपक्ष को इनविजिबलाइज करने की जो कोशिशें हैं उसका है। ये सारे व्यापक प्रश्न हैं और इस पर मैं इससे इतर अभी कोई टिप्पणी करूंगा उचित नहीं होगा, क्योंकि मैटर अंडर कंसिडरेशन। सर, इंडिया ब्लॉक का जिक्र आया, आपने बात कही, इंडिया ब्लॉक विपक्ष के कई दल मिलके है उसके अंदर। नीतीश कुमार जी जो दावा करते थे कि मैंने इसको कंस्ट्रक्ट किया, वो अब नहीं है, ममता बनर्जी हैं। अब हाल में हमने देखा कि सपा के कई वरिष्ठ नेताओं की तरफ से, शरद पवार जी की पार्टी की तरफ से, जो उनकी एसपी पार्टी है शरद पवार एनसीपी एसपी, लालू जी आपके नेता, लालू जी ने तो यहाँ तक कहा था कि राहुल गांधी दूल्हा बने प्रेस वार्ता में। अब क्या इंडिया ब्लॉक राहुल जी को बाराती बनाने के चक्कर में है सर? नहीं, देखिए, आप लोग मुख्य धारा के मीडिया नहीं है, तो आपका अप्रोच थोड़ा चीजों को देखने का दूसरा होना चाहिए। ये पूरे प्रतिमान, प्रतीक, सिंबॉलिज्म ये छोड़ दीजिए। मुख्य धारा की मीडिया 24 घंटे 7 दिन यही करती है, कभी दूल्हा कभी बाराती। हालांकि हाल में तेजस्वी जी ने संवाद में कहा है कि जिस दिन ये दूल्हा वुल्हा वाले शब्दावली का प्रयोग हो रहा था, नीतीश जी के ही आवास में वो मीटिंग थी और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुद भी थे। महत्वपूर्ण यह है कि इंडिया ब्लॉक सामूहिकता की चीज है। कभी आपने सुना है कि राहुल जी ने कहा मैं लीडर हूं इंडिया ब्लॉक का, या फलाना किसी ने कहा मैं लीडर हूं? ये कलेक्टिव है। हमने राजनीति को आत्म केंद्रित, व्यक्ति केंद्रित बना के रख दिया है। इसलिए अक्सर लोग पूछेंगे ना कि मोदी जी उधर है, मोदी के बनाम कौन? और मैं बार बार कहता हूं समझाने के लिए, साबुन की टिकिया नहीं खरीद रहे हैं कि मोदी जी लक्ष्य है तो तुम्हारा कौन सा है, तो डव है, फलाना है, चिलाना है। नहीं, ये नव उदारवादी प्रस्तावनाएं हैं जो राजनीति को लेकर के। मैं फिर से दोहराता हूं कि जितने भी राज्यों के महत्वपूर्ण दल हैं जो इंडिया गठबंधन के हिस्सा है, उनकी लीडरशिप में कैपेबिलिटी है, क्षमता है, अनुभव है कि वो इंडिया ब्लॉक को आगे लेके चल सके। और वो तब भी यही होगा, फर्स्ट अमंग इक्वल्स। ये ऐसा नहीं है जैसे भाजपा में होता है कि राजा तेरे सुबह की जय, राजा तेरे शाम की जय। नहीं, कोई राजा नहीं, फर्स्ट अमंग इक्वल्स। और सर, राहुल गांधी जी का अभी एक विजुअल, नेता प्रतिपक्ष है, एक विजुअल संसद से आया। उनके ही सांसद एक जन पीएम नरेंद्र मोदी का मुखौटा लगाए थे, दूसरे देश के बड़े उद्योगपति गौतम अडानी का मुखौटा लगाए थे। और सर, मेरा प्रश्न ये है कि और राहुल गांधी पत्रकार बने थे और उनसे इंटरव्यू, एक साक्षात्कार कर रहे थे। और सर, कई मीडिया संस्थानों ने छापा, कई लोगों ने कहा कि एक अपरिपक्व तमाशे वाली राजनीति है। संसद में अडानी ही एक मुद्दा नहीं है, गरीबी भी मुद्दा है, कुपोषण मुद्दा है, बेरोजगारी मुद्दा है। इन सब पर बात करनी चाहिए थी। हाँ, कि उनको गरीबी, बेरोजगारी अगर मुद्दा आज लग रही है तो इसका मतलब मामला कहीं कुछ बदला है, क्योंकि मीडिया को तो लगता ही नहीं था बेरोजगारी मुद्दा है। अच्छा, मैं एक बात और बता दूं। पहली बात, वो संसद की तस्वीर नहीं थी, संसद परिसर की तस्वीर थी, और दोनों में थोड़ा फर्क। तीसरा, इस देश में प्रोटेस्ट के नायाब तरीके रहे। मैं बहुत छोटा था, इंदिरा जी की इमरजेंसी के बाद जो चुनाव हुआ, 9-10 बरस का रहूंगा, चलता था गली गली में शोर है, इंदिरा गांधी चोर है। किसी के पास प्रमाण तो नहीं था, लेकिन एक परसेप्शन स्लोगन से बनता था। आज बताइए कि अगर आज ये स्लोगन लगे तो मौजूदा वाले का क्या रिएक्शन होगा और मीडिया का क्या रिएक्शन होगा? ये है कंट्रोल्ड मीडिया, जिनके दिमाग पे नियंत्रण करके ये लोग बैठ गए। इतना तो स्पेस रहने दीजिए कार्टून का, अलग अलग। और कौन कह रहा है कि सिर्फ अडानी मुद्दा था? हम लोगों ने खुद बेरोजगारी पे, मैंने कई सारी चीजें डाली हुई थी, संभल हिंसा पे, मणिपुर पे पिछला पूरा का पूरा सत्र। तो लेकिन
आज ही आपने प्रधानमंत्री के भाषण का जिक्र किया, बल्कि वहीं से शुरुआत की। मुझे बताइए, प्रधानमंत्री जी के 2 घंटे तकरीबन के भाषण में मणिपुर का जिक्र था क्या? था? नहीं था। मणिपुर नहीं इस देश का हिस्सा, गौरवशाली संविधान की परंपरा का हिस्सा वो नहीं है। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहता था, जो मैंने कह दिया, कि ये सारी चीजें हम सब लोग, मैंने संभल के लिए स्लोगन लगाया है, मणिपुर के लिए स्लोगन लगाया उसी परिसर में। लेकिन हाँ, मुझे पता है कि मीडिया के एक बड़े वर्ग को, जिस पर नियंत्रण है उस व्यक्ति विशेष का, उद्योगपति विशेष का, तो वो तमाम कोशिशें करते हैं। इंडिया ब्लॉक में फूट, फलाने की नहीं चल रही, चिल्लाने को और आगे बढ़ाओ, ये सब एक स्ट्रैटेजी का हिस्सा है। लेकिन सर, आप लोगों के नोटिस एक्सेप्ट क्यों नहीं होते? आप लोग सीधा स्थगन प्रस्ताव पे ले आते। आप एक बात बताइए, स्थगन प्रस्ताव एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है ना जिसकी महत्ता बहुत है, और अगर उस महत्ता को ना समझा जाए तो क्या ही कार्य। 267 राज्यसभा में और उसी तरह का है लोकसभा में। ये उपकरण है संसदीय लोकतंत्र में, और इन उपकरणों का जितना सम्मान होगा, संसदीय लोकतंत्र की गरिमा बढ़ती है। सर, बिहार पे आते हैं, तेजस्वी यादव जी यात्रा निकाल रहे हैं। तेजस्वी यादव जी ने 200 यूनिट फ्री बिजली की बात कही, स्मार्ट मीटर में से होने वाली समस्याओं की बात की। अभी हाल ही में माई बहन मान योजना की घोषणा की, 2500 रुपये दिए जाएंगे अगर सरकार बनती है तो। सर, कोशिश क्या है? महिलाओं के जीवन को सही में सुचारू और बेहतर बनाने की, या नीतीश कुमार के लिए जो कहा जाता है कि महिला वोट बैंक उनके साथ है, उनमें से बारी की? नहीं, देखिए, इसको इतना सरलीकरण ना किया जाए। जितना मैं तेजस्वी जी को जानता हूं, उनके साथ काम करके, युवा वाले मसले पर पिछली बार ही वॉज वेरी श्योर कि मुझे ये करना है। पूरा ब्लूप्रिंट उन्होंने कुछ 91 सबसे बात करके नौकरी वाला किया। थोड़े वोट से हम चुक गए, थैंक यू इलेक्शन कमीशन। थोड़े सीट से चुक गए, थैंक यू इलेक्शन कमीशन। लेकिन उसके बाद जब नीतीश जी ने संपर्क किया तेजस्वी जी को, मेरी पार्टी को बीजेपी खत्म करना चाहती है, हड़पना चाहती है, तो वो रिलक्टेंट थे शुरू में कि नहीं। रिलक्टेंस तोड़ने को तैयार हुए सिर्फ एक आधार पर कि मुझको नौकरी के फ्रंट पे फ्री हैंड दिया जाए, और जो हुआ, और एक अल्प अवधि में 5 लाख नौकरियां मिली। उसी तरह इस विषय पर भी 2020 से ही उनके दिमाग में चल रहा था। अभी जिसकी घोषणा कल उन्होंने दरभंगा में की है, माई बहन मान योजना, इसमें ऐसा नहीं है कि इलेक्शन के लिए या नीतीश जी का ना, या ये सब परसेप्शन है कि नीतीश जी का, ऐसा नहीं। हमारा वोट देख लीजिए, पिछली बार जितना वोट हमें आया और जो सीटें आई, क्या महिलाओं की भागीदारी के बगैर आई? व्यापक भागीदारी हुई, हर जाति का वोट आया, जो उछाल था हमारे वोट शेयर में। तो ये सब गणना दिल्ली के स्टूडियो को छोड़ दीजिए। अब महत्वपूर्ण यह है कि उनके लिए है कि ये एक सिर्फ वेलफेयर के नजरिए से ना देखिए, ये एम्पावरमेंट के, सबलीकरण के नजरिए से। क्योंकि महिला के हाथ में अगर कैश आता है तो वो परिवार के लिए भी एक कवच बनता है। महिला समृद्ध होती है, परिवार सुखी होता है, और उसका फिर व्यापक असर समाज के बाकी अवयवों पर पड़ता है। उस दृष्टिकोण से ये योजना लाई गई है। फ्री बिजली को लेकर के आप, बिहार शायद देश में सबसे महंगी बिजली है। स्मार्ट मीटर तो मैं खुद उपभोक्ता के रूप में देखता हूं कि क्या दिक्कतें हैं। मतलब कुछ खर्च नहीं हुआ, फिर भी 10,000 का बिजली बिल आ गया, वगैरह वगैरह। तो इन तमाम, इसके अलावा भी आप थोड़ा और इंतजार करिए, उनकी यात्राएं चल रही हैं। फीडबैक के आधार पर वो चीजों को शेप दे रहे हैं, और जल्द ही पूरा का पूरा ब्लूप्रिंट लोगों के समक्ष होगा। सर, आप ही ने राज्यसभा में कहा था कि इंडिया इज अ वेलफेयर स्टेट। फ्री बोलकर गरीबों को गाली मत दीजिए।
ये सर हम हर राज्य में देख रहे हैं, चाहे वो सत्ता पक्ष के राज्य हो, विपक्ष के राज्य हो। आप समझते हैं कि सर फ्री की जगह कोई और बेहतर शब्द और सम्मानजनक शब्द हो सकता है? बिल्कुल सम्मानजनक शब्द होना चाहिए। मैं 100%, मैं 100 दफे कह चुका हूं कि आप जिसको कहते हैं फ्री या और भी डिमीनिंग शब्द इस्तेमाल करते हैं, रेवड़ी, मतलब ये शोभा नहीं देता है। अब फ्री तो असल में वो है जो लाखों करोड़ अपने दोस्तों के आप माफ कर देते हैं, उसको कहिए ना कि फ्री में लोन माफ। यहां तो भाई, और मैं बार बार कहता हूं, कई बार पार्लियामेंट में कह चुका हूं कि जितना कोई और इनकम टैक्स पेयर है, इतना ये गरीब भी है। साबुन की टिकिया, माचिस खरीद रहा है तो टैक्स पे कर रहा है। तो उसको उस नजरिए से देखिए, गरिमा की शब्दावली का इस्तेमाल होना चाहिए। और इसलिए आप देखिएगा कि तेजस्वी जी ने जो ये रखा है, ये 2500 रुपये, इसका नाम रखा है मान योजना जी। यही वन नेशन सर वन इलेक्शन देश की जरूरत है या भ्रमित करने का कोई नया जरिया है? मैं इस पर काफी लिख चुका हूँ एक अंग्रेजी दैनिक में, और संभवतः मैंने सबसे पहले जब ये चर्चा शुरू हुई तो एक लेख लिखा। देखिए, मतलब किसको मुगालते में रखना चाहते हैं ये लोग। इस देश में वन नेशन वन इलेक्शन था तकरीबन मिड 60s तक रहा। उसके बाद ये क्रम टूट गया। इस क्रम के टूटने के पीछे एक बहुत बड़ा कारण था कि कांग्रेस के डोमिनेंस को कई राज्यों में चुनौती मिली, नई कॉन्फ़िगरेशन बैठी और बनी हुई सरकार गिर गई या नई सरकार बनने में विलंब हुआ, कई परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन आ गए, तो ये साइकिल टूट गया। कौन सा जादू की पुड़िया लेके आए हैं इसमें कि वो क्रम नहीं टूटेगा? या अगर ये क्रम टूट गया तो क्या आप प्रॉक्सी गवर्नेंस करेंगे अगले चुनाव तक? क्या विल दैट रिफ्लेक्ट द विल ऑफ द पीपल? क्या ये लोगों की आकांक्षाओं के अनुरूप होगा? मतलब ये अक्सर मैं समझता हूं, नहीं, इन लोग मतलब बीजेपी को ये समझने में ये भूल करते हैं कि प्राथमिकता क्या है इस देश की। आप और बाकी युवाओं से जब मैं बात करता हूं, आज इस देश में वन नेशन वन राइट टू एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी चाहिए। अगर आवश्यकता के हिसाब से देखें, ये सबसे बड़ी जरूरत है। इस पे आप चुप्पी साधे हुए रहते हैं। ठीक है, प्रधानमंत्री जी यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कर रहे थे, तो वो आर्टिकल 44 में है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में, लेकिन उससे पहले आर्टिकल 39 है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ। तो प्रधानमंत्री जी 44 पे जाने से पहले 39 पे भी रुक जाओ। 39 कहता है आय की असमानता जब भयावह हो तो सरकार को कदम उठाने चाहिए। इनकम इनइक्वालिटी का जो आलम है आज की डेट में देश में, छोड़िए गरीब से गरीब तबका को छोड़िए, मिडिल क्लास की क्या हालत। अभी हाल में एक रिपोर्ट आई कि वाइल एक तरफ जहां कंपनीज प्रॉफिट बना रही हैं, एम्प्लॉयज की सैलरी में उसका परिलक्षण नहीं हो रहा। तो ये सारी चीजें ना प्राथमिकता होनी चाहिए। या वन नेशन वन इलेक्शन, वन नेशन वन ढंकाना, वन नेशन वन देश, वन नेशन वन दैट, मतलब एक डेमोक्रेसी में भी एक जो डाइवर्सिटी है उसको किल मत करिए। और मैं बता रहा हूं, लाइक मेनी इनिशिएटिव ऑफ मोदी गवर्नमेंट। सर, बेरोजगारी की विपक्ष जब बात करता है, कुपोषण की बात करता है, उसी के समानांतर देश के विदेश मंत्री है डॉक्टर एस जयशंकर साहब, उन्होंने यहाँ ये दावा कर दिया कि देश की इकोनॉमी 4 ट्रिलियन की होने जा रही है, 800 अरब डॉलर का व्यापार है। मैं वही कह रहा हूँ। तो ये सर क्या भ्रमित कर नहीं, मैं भ्रमित करने की बात ही नहीं है। अब आपको मैं बता रहा हूँ, इस कमरे में हम 3 लोग हैं, एक आपके कैमरा के पीछे हैं, एक आप हैं, एक मैं हूँ। मेरी जेब में 8,000 रुपए जी, आपकी जेब में 70,000, इनकी जेब में 500 रुपए। 70,000, 500 और 8,000, 83,000 के लगभग हुआ। अगर इस कमरे की पर कैपिटा निकाल लूं तो कितना हुआ? 3 से भाग दीजिए, 27,000 कुछ आएगा। वो मेरी सच्चाई नहीं बता रहा, वो आपकी सच्चाई नहीं बता रहा। ये गेम है स्टैटिस्टिक्स का। इकोनॉमी ग्रो कर रही है, लेकिन थाली में इकोनॉमी नहीं आ रही है अगर गरीब के।
तो जाहिर है उद्योग, अभी मैंने आपको उदाहरण दिया कि कंपनीज आर डूइंग वेरी वेल, एम्प्लॉइज की सैलरी में उसका रिफ्लेक्शन नहीं। इकोनॉमी 5 ट्रिलियन की हो जाए लेकिन उसका ट्रिकल डाउन नहीं, ये चिंता का विषय होना चाहिए। तो सर सरकार आंकड़ों की जादूगरी कर रही है। नहीं, जादूगरी वो एक हकीकत है जी। लेकिन आर्थिक व्यवस्था, कौन सी ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी आप बनाइएगा जहां 140 करोड़ हिंदुस्तानियों की जिंदगी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। ये गैप नहीं होना चाहिए ना, कि मैं अक्सर एक चीज कहता हूं कि असमानता के महासागर में समृद्धि के 5 टापू बनाकर के 5 ट्रिलियन डॉलर पर टापू, 1 ट्रिलियन डॉलर, और महासागर का क्या हुआ, ये फर्क है। सर साक्षात्कार को अंतिम दौर में ले चलते हैं। हाँ, सामाजिक लोकतंत्र पर 2 प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। देश के भीतर एक माहौल है कि बहुसंख्यक खतरे में है और बहुसंख्यक अपने मंदिर मस्जिदों में ढूंढ रहा है। सर ये जो आप देख रहे हैं कि हिंदू को खतरा है मुसलमानों से और हिंदू के भगवान मस्जिदों में छुप गए हैं, इसको सत्ता पक्ष क्या, ये जो सर इकोनॉमिकल डिसबैलेंस है, इसको छुपाने के लिए कैसी राजनीति की दिशा तय करेगा ये? कई लोगों को ये एहसास हो गया है, एक हमारे उत्तर प्रदेश वाले भाई साहब को भी लग रहा है, उनको उनका कंपटीशन है गुजरात वाले भाई साहब जी। तो उत्तर प्रदेश वाले को लगता है कि गुजरात वाले को काटने के लिए जरूरी है कि मैं जितना तीखा, जितना संकीर्ण दायरे की बात करूं, जैसे आज वो हाईकोर्ट के माननीय जज के पीछे खड़े हो गए जिन पर इम्पीचमेंट मोशन लाया जा रहा। खैर मेरा वो नहीं कहना है, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि ये जो पूरी की पूरी राजनीति है ना, इसका एक्सपायरी डेट बहुत पास आ गया। जनता को भी पता है कि मुझे नौकरी नहीं मिल रही है, मेरी थाली से चीजें गायब हो रही हैं, मेरे पड़ोस में सौहार्द नहीं। उसमें जब आप कहते हैं कि बहुसंख्यक हिंदू खतरे में है, तो मैं आपको बता रहा हूं, वो जो सीवर की सफाई करने के लिए लोग उतरते हैं, जहरीली गैस से मरते हैं। हम आप अभी जब बात कर रहे हैं तो शायद कहीं ना कहीं को किसी का दम घुट रहा होगा। वो कौन लोग हैं? हिंदू है ना, एक खास जाति से हैं, उसकी चिंता क्यों नहीं? वो कितने खतरे में? ये खतरा राजनीति का खतरा है। आम हिंदू मुसलमान को कोई मतलब नहीं है। आम हिंदू मुसलमान शांति से, अमन से अपनी जिंदगी बसर करना चाहता है। माननीय मनोज झा की नजर से संविधान सही मायने में किस दिन देश के भीतर चरितार्थ हो पाएगा, उसका एक क्या विजन आपकी नजर में है कि ऐसा हो गया देश में तो संविधान सही मायने में देश के भीतर लागू हो गया? देखिए, जिस दिन हम सबको यह एहसास हो जाएगा कि मनोज हो, राकेश हो, शबनम हो, सोएब हो, आर्थर हो, हमारी कॉमन डेस्टिनी, हमें रहना यही, एक दूसरे के हकूक के लिए लड़ना होगा, जंगल की लड़ाई के पक्ष में भी रहना होगा, किसानों की लड़ाई के पक्ष में भी रहना होगा। सीवर में उतर करके जो मौत हो रही है एक खास जाति के ही लोगों की, उसके लिए जिस दिन सबके रोंगटे खड़े होने शुरू हो जाएंगे, उसका निदान निकलेगा। तब लगेगा कि संविधान में जो बंधुत्व, समता, स्वतंत्रता, न्याय की बात है, वो चरितार्थ हो रही है। हम अक्सर, मैं एक आखिरी चीज कहता हूं, हम अद्भुत देश हैं। हम जन्मतिथि, पुण्यतिथि पर माला चढ़ाते हैं, रामधुन बजता है, कई भजन बजते हैं, कई गाने बजते हैं, लेकिन अक्सर जिनकी हम जन्मतिथि या पुण्यतिथि मनाते हैं, उनके विचारों से हमारी दूरी लगातार बढ़ती जाती है। जिस दिन वो दूरी खत्म होगी, 4 माला कम पहनाना, लेकिन वो दूरी खत्म करते हैं। आपने समता की बात की, जातिगत जनगणना का मुद्दा बहुत ज़्यादा चल रहा है। मेरा सीधा सटीक सा प्रश्न आपसे ये है कि जब मैं एक परिवार से आता हूँ, मेरी एक विचारधारा है, आप एक परिवार से आते, एक समाज है, और सर ऐसा नहीं है कि जो पिछड़ा वर्ग है वो संपन्न नहीं हुआ। कई लोग ये बात कहते हैं कि
कि वो उनमें भी कई लोग अधिकारी हो गए, IAS हो गए, PCS हो गए, क्या एक ऐसी व्यवस्था नहीं होनी चाहिए कि जो लोग संपन्न हो गए उनको आरक्षण छोड़ देना चाहिए और आरक्षण कंप्लीट आर्थिक आधार पे हो? आरक्षण गरीबी उन्मूलन योजना नहीं है, मनरेगा योजना नहीं है। आप आरक्षण के बारे में बाबा साहब के विचारों को पढ़िए, इस किताब को देखिए। इसमें जो ये रिप्रेजेंटेशन का मामला है, प्रतिनिधित्व का मामला है, और इसलिए सामाजिक शैक्षणिक आधार को ही आधार माना गया था। इस पर बहुत लंबी बहस है, ये टीवी फॉर्मेट में मैं कितना कहूं, लेकिन मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि आपको किसी भी चीज, जो आपने कहा ना कि वो संपन्न हो गए होंगे, ये तो स्पेकुलेशन है ना। जातिगत जनगणना आपको सब हकीकत बता देगा। सरकार डर क्यों रही है? जातिगत जनगणना हमने बिहार में सर्वेक्षण हुआ, दूध का दूध, पानी का पानी हो गया। पूरे देश का वो खाका आपको चाहिए बेहतर नीतियों के लिए, बेहतर दशा में जा सके और बेहतर दिशा का निर्माण हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ माननीय राज्यसभा सांसद श्री मनोज झा जी थे। आप मुझे दीजिए इजाजत, फिर अगले एपिसोड में किसी नई शख्सियत से मिलेंगे और जानेंगे देश के राजनीति सामाजिक परिवेश में उनकी सोच क्या है। धन्यवाद।